आज हम थोड़ी सी बात करेंगे मेरी इमिग्रेशन स्टोरी के हवाले से कि हाउ आई माइग्रेटेड टू कनाडा और मतलब व्हाट आर द रीजंस आई मूव टू कनाडा। मेरी इमिग्रेशन स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि मैंने यूके से बैचलर्स किया, उसके बाद मैं आया पाकिस्तान में तकरीबन मैंने 1 साल जॉब करी। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड होता था कनाडा में, उससे मैंने इमिग्रेशन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली और उसने मुझे बताया FSW एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से। अच्छा, उससे मैंने इन्फॉर्मेशन ली FSW एक्सप्रेस एंट्री की। उसके बाद मैं अपने दोस्त वकार के साथ गया कंसल्टेंट्स के पास। मैं नाम लेता हूँ। उसके अलावा मैं गया एक, उसको मैंने बताया मेरे पास ये वर्क एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। आइल्स मैंने उस टाइम नहीं दिया था क्योंकि मैंने कहा पहले इन्फॉर्मेशन ले लें, उसके बाद फिर प्लान करते हैं कि किस तरीके से करना है। मैं उसके पास गया, उसको मैंने चीज़ें बताई। उसने कहा कि आपका तो नहीं हो सकता। अब मैंने बोला भाई क्यों नहीं हो सकता? तो वो ज़्यादा बात नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता, लेकिन वो बात नहीं करता। खैर उसने बोला कि भाई आपका नहीं हो सकता, और उसने हमें बोला कि भाई आपका नहीं हो सकता, अल्लाह हाफ़िज़। फिर हम लोग चले गए, हम लोग डिसअपॉइंट हो गए। मैंने रिसर्च करी थोड़ी सी कि क्या क्या वजूहात हैं कि मेरा नहीं हो सकता। मेरे पास बैचलर्स था, डिग्री थी। इट डज़न्ट मैटर कि यूके की हो, कहाँ की भी हो, कहीं की भी आपके पास बैचलर्स होना चाहिए एटलीस्ट। वो था मेरे पास। तो भाई फिर मैंने करी थोड़ी सी ऑनलाइन रिसर्च, और वेबसाइट्स वगैरह हैं, कुछ फॉरम्स बने हुए होते हैं इमिग्रेशन के, तो उस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे, कुछ लोगों से पूछा। मतलब वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे रैंडम लोग होते हैं, वहाँ पे US के भी होंगे, UK के भी होंगे, पाकिस्तान, इंडिया। तो उनसे मैंने पूछा कि मेरी ये चीज़ें हैं, इतना वर्क एक्सपीरियंस है, और ऐसे ऐसे करके मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं या मेरी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हो सकता है। तो फिर रिसर्च करी, तो जब पॉजिटिव साइन मिला, लोगों ने बोला भाई आपका हो सकता है, कोई इशू नहीं है, आप की चीज़ें पूरी हैं, डिग्री है, आइल्स दे दोगे तो हो जाएगा। तब से पहले मैंने आइल्स की डेट ली जो भी थी, मतलब मैंने 1 महीने बाद की डेट ली, और बाकी चीज़ें ऑब्वियसली नहीं चाहिए थी। तो सबसे पहले मैंने आइल्स की डेट ही ली कि आइल्स का स्कोर आ जाएगा, तो फिर बाकी चीज़ें तो थी रेडी, मतलब रेडी नहीं थी लेकिन अवेलेबल थी। उसके बाद मैंने कहा आगे का प्रोसेस देखते हैं। आइल्स दिया, 1 महीने बाद की मैंने डेट ली थी। आइल्स का स्कोर चाहिए था उस टाइम पे 7877। उन दिनों में जो ड्रॉ होता था वो होता था 430 440 इस तरीके का होता था। अगर आपको सक्सीड करना है या आपको अपने ड्रॉ में नंबर लाना है, तो आपको उस टाइम पे भी स्कोर चाहिए होता था 7877, 8 इन लिसनिंग, और बाकी तीनों कंपोनेंट्स में आपको 7 चाहिए होता था, जिससे आपका मैक्सिमम CRS पॉइंट्स बनते थे। उससे कम में आपका आइल्स वेस्ट हो जाता है। खैर मैंने आइल्स दिया, मेरा स्कोर आया 787 6.5। 6.5 मेरा राइटिंग में आया, बाकी 3 कंपोनेंट में जितना चाहिए था वो आ गया। अच्छा, 787 6.5 आइल्स का स्कोर आया। फिर मैंने अपने पॉइंट्स देखे। कुछ लिंक्स होती हैं, कुछ ऑनलाइन लिंक्स होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके कितने पॉइंट्स हैं, और मतलब कितने पॉइंट्स बनेंगे आपकी इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए। तो वो लिंक्स मैं वीडियो में भी शो कर दूंगा, लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में। तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप अभी किस पॉइंट पे स्टैंड करते हैं और आपके पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने करवाया ECA बेसिकली आपकी एजुकेशन को एवेल्यूएट करती है। फिर ECA कराने के बाद ECA मैंने करवाया आईकास से। आईकास बेसिकली उस टाइम पे सबसे जल्दी कर देता था, लेकिन अब वो इवैल्यूएशन काफ़ी देर से करता है। तो मैंने आईकास से डिग्री इवैल्यूएशन करवाई। मेरे पास जो है वो एक BCom था 2 इयर्स का कराची यूनिवर्सिटी का, और उसके अलावा मेरी बैचलर्स डिग्री थी वो मेरी UK की थी। तो ये दोनों चीज़ें
मिला के मुझे एक एवेल्यूएशन मिली जिसके मेरे अच्छे पॉइंट्स बन गए ECA के। हाँ, जब मेरे पास आइल्स आ गया, मेरे पास ECA आ गया, तो फिर मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे मैंने अपनी प्रोफाइल बना ली। तो उसके बाद ये होता है कि आपको अपडेट्स आती रहती हैं और आपको जैसे ड्रॉ में अगर आपका नाम वगैरह आता है या आपका नंबर आता है तो आपको ईमेल आ जाती है। पॉइंट्स बन रहे थे अराउंड 404 और 406 पॉइंट्स बन रहे थे। और जो ड्रॉ चल रहा था वो चल रहा था 434 432 इस तरीके का चल रहा था। फिर मैंने कहा भाई अब क्या करें, या तो वेट करते हैं कि ड्रॉ में आपका नंबर आ जाए और पॉइंट्स कम हो जाए। एक वे ये था। दूसरा वे ये उस टाइम पे चल रहे थे PNP। मैंने लिया ओंटारियो का PNP जिसको OINP कहते हैं। OINP लेने का ये फ़ायदा हुआ कि उसकी रिक्वायरमेंट्स बेसिकली ये होती थी कि अगर आपके 400 पॉइंट्स बन रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होता है। अगर आपको वो चीज़ मिल जाए तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट, जो आपको CRS स्कोर को बूस्ट करने में काम आते हैं। CRS स्कोर था मेरा 404 या 406, जो मेरे मतलब PNP लेने के लिए इनफ थे। मैंने PNP के लिए अप्लाई किया OINP के। उस टाइम पे वो लोग कुछ फ़ीस लेते थे, मेरे ख़्याल से उस टाइम पे $1000 या $2000 फ़ीस थी। उनको फ़ीस दी उन्होंने और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके फिर उन्होंने मुझे दे दिया OINP। तो टोटल पॉइंट्स मेरे बन गए 1045 अराउंड, ऐसे ही कुछ बने थे। और ड्रॉ चल रहा था 435 का। तो जो भी पहला ड्रॉ आया उसमें मुझे मिल गया आपका ITA। अच्छा, ITA मिल गया। ITA मिलने के बाद ये होता है कि वो आपको इनविटेशन लेटर देते हैं टू अप्लाई। और जो जो चीज़ें आपने प्रोफाइल में बोली होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उनको बोला मेरा स्कोर आइल्स में आया है 787 6.5, सो दे वांट द प्रूफ। सो मैंने उसमें अपना आइल्स का सर्टिफिकेट जमा करवाया और अपना ECA भी आपको एक लेटर देता है या सर्टिफिकेट देता है वैल्यूएशन का, वो भी जमा करवाना होता है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हर डिफरेंट केस के हवाले से वो आपको देने होते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें रेडी करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने सबमिट करे। और सबमिट करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको इंतज़ार करना होता है। नॉर्मली जो है वो मिनिमम 6 महीने लगते ही लगते हैं। कुछ केसेस हैं जिनको जल्दी भी मिलता है, लेकिन मुझे लगे थे 1.5 साल। 1.5 साल मुझे इसलिए लगे क्योंकि मेरा केस चला गया था सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में कुछ पता नहीं होता, वो आपको 3 महीने भी लग सकते हैं और आपको 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं। मुझे लगे 1.5 साल। 1.5 साल के बाद मुझे PPR आया था। उसके बाद इमिग्रेशन हो गई और हम कनाडा आ गए।